आमदीद आप सभी स्टूडेंट्स का मैं आज का मौजू जो है हमारा मौजू जो आज के लेक्चर का है वो इंसाफ है, जिसको हम इंग्लिश में जस्टिस बोलते हैं। आज के इस लेक्चर में इंसाफ के सब्जेक्ट कंसेप्ट ऑफ इंसाफ के बारे में हम बात करेंगे और मैंने आपकी सहूलियत के स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए इस लेक्चर को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में मैं कंसेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में एक मुख्तसर सी तारफ दूंगा, यानी इंसाफ का मुख्तसर तारुफ पहले हिस्से में कवर करूंगा। दूसरे हिस्से में जो इस लेक्चर का दूसरा हिस्सा होगा उसमें हम कुछ अहम तारीफें यानी कुछ अहम डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। कुछ बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी गई इंसाफ को लेकर, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को लेकर, बहुत सारे मुफक्किरीन ने इनको लिखा है। उसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट की है जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और तीसरा हिस्सा जो आज के लेक्चर का होगा उसमें हम इंसाफ के मुख्तलिफ अक़साम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंसाफ के बहुत सारे अक़साम हैं, टाइप्स ऑफ जस्टिस है, उनके बारे में हम तीसरे सेक्शन आज के लेक्चर के तीसरे सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। और चौथी जो आखिरी भी है आज के लेक्चर, आखिरी सेक्शन भी है आज के लेक्चर का, उसमें हम इंसाफ के नजरियत यानी थियरीज ऑफ जस्टिस को डिस्कस करेंगे। तो ये 4 हिस्से हैं आज के इस मौजू पर। तो मैं शुरू करता हूं पहले सेक्शन से। इस लेक्चर का जो पहला हिस्सा है उसमें वो शुरू करता हूं मैं, जिसमें मैं आपको इंसाफ के तस्वुर के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। लफ्ज इंसाफ यानी जो वर्ड जस्टिस है ये सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है। आपने भी कई बार देखा होगा जिंदगी में, आप कहे नहीं जी हमें इंसाफ चाहिए। आप बहुत सारे नारों में टीवी पे बहुत देखते होंगे, वी वांट जस्टिस वगैरह वगैरह, अलग अलग मुद्दे को लेकर अलग अलग लोगों के नारे होते हैं, मगर वो बात एक ही बोलते हैं। किसी का नौकरी का मसला होता है, किसी का कोई सियासी मसला होता है, कहीं पर किसी के एम्प्लॉय के खिलाफ कुछ होता है, तो वो सभी एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इंसाफ। तो उस हिसाब से देखेंगे सुनने में बहुत आसान सा लगता है, सुनने में बहुत खूबसूरत भी लगता है, मगर कई बार ये समझने के लिए और समझाने के लिए पेचीदा भी बन सकता है, क्योंकि इसके अलग अलग डायमेंशन है। इंसाफ का तस्वुर दौर कदीम से ही हर मुफक्किरीन के लिए अहम मौजू रहा है। अगर आप देखेंगे कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, जब हम पॉलिटिकल साइंस ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स एज स्कॉलर्स वगैरह, तो आप देखते होंगे कंसेप्ट ऑफ जस्टिस का बहुत पहले से ही इसके बारे में लिखा गया है। आप सोक्रेटिस की बात कीजिए या फिर उसके प्लेटो की बात कीजिए, तब से लेकर आज तक जितने भी अहम मुफक्किरीन हैं जिनको हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पर इंसाफ के ऊपर लिखा है। कुछ मुफक्किरीन ने बहुत ज्यादा लिखा है, कई सारी किताबें लिखी है, और कुछ ऐसे भी मुफक्किरीन जिन्होंने थोड़ा बहुत ही लिखा है, मगर सभी जो है इंसाफ के बारे में, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में कहीं न कहीं पर लिखते रहे हैं। ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि इंसाफ दुनियाई और समाजी कानून का बुनियादी मकसद। अब आप कहेंगे कि ये इतना अहम क्यों है? सभी जो मुफक्किरीन हैं, सभी जो फिलोसफर्स हैं, चाहे प्लेटो है, चाहे आज के दौर के रॉल्स वगैरह है, वो ये इतना क्यों अहम है? क्यों सभी मुफक्किरीन ने कहीं न कहीं इसके बारे में जिक्र? इंसाफ बेसिकली असल में इंसाफ जो है ये बुनियादी है, चाहे आप कानूनी सिस्टम को लीजिए, कानून को ले लीजिए, या समाजी जो हमारे रसूमात हो, उनमें भी कहीं ना कहीं भी ये ऐसे बने हैं कि वो इंसाफ की जो तरफदारी करें। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, बहुत सारे जो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी आइन है हिंदुस्तान की, उसमें इतना बड़ा लिखने का मकसद यही है कि लोग जो हिंदुस्तान के बाशिंदे उनको इंसाफ मिले। कई समाजी रसूमात है, कई ट्रेडिशंस वगैरह है, उनमें भी कहीं ना कहीं भी बुनियादी मकसद जो है वो इंसाफ को इंश्योर करना सभी लोगों के लिए। कई सारे ऐसे चीजें थी जो समाज में थी, उनको इसीलिए हटाया गया था क्योंकि वो नाइंसाफी की तरफ नाइंसाफी करते थे। तो इसलिए चाहे वो समाजी चीजें हो, चाहे कानून हो, या स्टेट हो, या रियासत हो, उनका मकसद एक ही है, वो है इंसाफ देना, लोगों को इंसाफ देना। तो बुनियादी मकसद जब कानून बनता है उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली
जो मकसद होता है, बुनियादी मकसद वो क्या होता है? वो लोगों को इंसाफ देना है, लोगों के साथ जस्टिस इंश्योर करना है। इसी तरह समाज के जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे आप सोशल इंस्टीट्यूशंस की, समाजी इंस्टीट्यूशंस की बात कीजिए या मजहबी इंस्टीट्यूशंस की बात, वो भी कहीं ना कहीं उनका बुनियादी मकसद है कि लोगों को इंसाफ मिले। तो इंसाफ बुनियाद है किस चीज की? रियासत की, स्टेट की। जब स्टेट आया तो स्टेट आने का मकसद भी, बुनियादी मकसद भी है कि लोगों को इंसाफ मिले, एक दूसरे के साथ वो नाइंसाफी ना करे। अगर आपने कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थियरिस्ट्स को पढ़ा है, चाहे आप हॉब्स की बात करें, चाहे आप रोसो की बात करें या जॉन लॉक, उन्होंने भी क्यों अपनी थियरीज, जो उनकी बुनियादी थियरी जो है, आर्ग्यूमेंट्स है उनमें, वो यही कहते हैं कि ये वजूद, स्टेट वजूद में इसलिए आई ताकि लोगों को इंसाफ मिले। तो इस हिसाब से हमेशा ही इंसाफ का तस्वुर जो है अहम रहा है, और हर मुफक्किरीन के लिए, सोक्रेटिस जो प्लेटो के टीचर माने जाते हैं, और आज के दौर के जो मुफक्किरीन हैं, मशहूर मुफक्किरीन जिसमें जॉन रॉल्स एक बहुत अहम है, सभी जो है इंसाफ की निशानदेही, इंसाफ की तरफदारी करते हैं, और सभी की जो है राइटिंग्स है, जो तहरीरें हैं, उनमें इंसाफ के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। अफलातून ने, जो जिसको हम प्लेटो कहते हैं, अपनी एक मखसूस जो है किताब, जिसको रिपब्लिक कहते हैं, जिसका नाम रिपब्लिक है, सिर्फ इसी कंसेप्ट ऑफ इंसाफ, यानी इंसाफ का तस्वर है, उसी पे पूरी किताब जो सर्फ की है। आज पॉलिटिकल साइंस में जो एसेंस माना जाता है, जब भी हम पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, तो उसमें अहम चीज जो है प्लेटो का रिपब्लिक। ये रिपब्लिक क्या है? ये रिपब्लिक पूरी किताब जो है किसके बारे में है? इंसाफ के बारे में, जस्टिस के बारे में। ठीक है, तो उसने पूरी एक तहरीर जो है इसी पे सर्फ की है, इसी चीज को समझाने के लिए और समझने के लिए तहरीर की है। और दौर जदीद में, जैसे मैंने पहले ही कहा है, जॉन रॉल्स एक अहम मुफक्किरीन है, जिसने अपनी, जो जॉन रॉल्स मशहूर है जिसके लिए, वो है जो उनका एक किताब है जिसको इंग्लिश में थियरी ऑफ जस्टिस कहते हैं, उर्दू में उसका तर्जुमा हो सकता है इंसाफ का नजरिया। इंसाफ का नजरिया इसीलिए पेश किया है। और दोनों चीजें, सोक्रेटिस जो 3-4 हजार पहले आए और जॉन रॉल्स 3-4 हजार साल बाद आए, दोनों ने इंसाफ के ऊपर लिखा है, दोनों का इंसाफ पे बहुत ज्यादा जोर है। रॉल्स को आज पॉलिटिकल साइंस में बहुत अहम मुफक्किरीन माना जाता है, क्योंकि उसने इंसाफ का नजरिया जो है उसके बारे में लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। आज दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इसी किताब को लेकर बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, तहकीक होती है कि उसने इंसाफ को किस तरह से पेश किया। कहने का मकसद ये है कि कदीम जमाने से लेकर मौजूदा दौर तक जो है किताबें लिखी, तहरीरें लिखी गई हैं, तहरीरें हुई हैं बहुत बड़े मुफक्किरीन की तरफ से। अब यहाँ पे एक चीज अहम जहन में रखने की जरूरत है, वो है कि हर मुफक्किरीन का अपना नजरिया है। जब वो इंसाफ को समझने और समझाने का काम शुरू करते हैं, तो अपना अपना नजरिया होता है। ठीक है, जो प्लेटो थे या अरिस्टो, जो अफलातून थे, उन्होंने 4000 साल जब कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को, इंसाफ के तस्वुर को समझाने की कोशिश की, तो उसमें अलग हिसाब से अलग तरीका था, उसका एक अलग अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी एक अलग समझ थी उसकी इंसाफ, तो उस हिसाब से समझाने की कोशिश की है और पेश किया है हमारे सामने। और जो मौजूदा दौर के मुफक्किरीन हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अपने हिसाब से इसको समझाने की कोशिश की है। क्योंकि हम ये भी याद रखने की जरूरत है कि हर मुफक्किरीन, हर स्कॉलर, हर फिलोसफर एक अपने दौर से गुजरता है। जैसे प्लेटो का, जो प्लेटो की बात कीजिए, अरिस्टो की बात कीजिए, अफलातून की बात कीजिए, उस वक्त समाज अलग था, उस वक्त स्टेट का जो अलग थी, उस वक्त कल्चर अलग था, वो अलग, बिल्कुल अलग माहौल में पैदा हुए थे। ठीक है, उनकी इक्तिसादी हालत अलग थी। और जो मौजूदा दौर के लोग हैं, मौजूदा दौर के मुफक्किरीन, उनकी अपनी एक इक्तिसादी नजरिया है, अपना एक सोच है, अपना एक कल्चर है, अपना एक कानून है। तो इसलिए हर मुफक्किरीन का नजरिया, जब वो इंसाफ के बारे में बोलते हैं, बिल्कुल कई बार वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो दोनों लोग या बहुत सारे लोग जिन्होंने भी इंसाफ के बारे में, वो अलग अलग दौर से गुजरे हैं, उनके अपना बैकग्राउंड होता है, उनका अपना नजरिया होता है, उनकी अपनी सोच होती है, जो सोच किसको रिफ्लेक्ट करती है? उस वक्त के समाजी इक्तिसादी तनाजुर को।
ठीक है, जो उस वक्त के समाजी सिस्टम होगा, इक्तिसादी सिस्टम होगा, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं ये लोग। तो इसलिए हमेशा से जो है हर मुफक्किरीन का अलग अलग एक नजरिया होता है इंसाफ का, मगर सभी का एक इस बात पे जोर है कि वो ये कोशिश करने की कोशिश करे कि हर फर्द को जो उनके स्टेट में रियासत में रहता है उसको इंसाफ मिले, उसको जस्टिस मिले। और ये कोई अननेचुरल सी बात नहीं है, ये कुदरती बात है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, कई चीजों को लेकर मेरा एक अलग नजरिया होगा, आप अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे इस लेक्चर को सुनते होंगे, आप कई चीजों को अगर मैं किसी और चीज के बारे में आपका अपना नजरिया होगा। जैसे किसी के लिए रेड कलर फेवरेट है, किसी के लिए व्हाइट कलर फेवरेट है, क्योंकि हाँ, मगर कलर दोनों सही है। ऐसा नहीं कि रेड कलर किसी के अच्छा कोई इसके बारे में तारीफ करता है उसकी वजह से सफेद कलर जो है ज्यादा खूबसूरत है बनस्बत सुर्ख के, नहीं, ये सिर्फ हमारा देखने का नजरिया है, सोचने का नजरिया है, ठीक है। इसी तरह इंसाफ की बात जब अलग अलग मुफक्किरीन ने की है, उन्होंने इसको एक अपने समाजी माहौल को मद्देनजर रखकर पेश किया है हमारे सामने। तो इसलिए हर मुफक्किरीन का नजरिया कई बार जो है एक दूसरे से अलग होता है। मैं आपको एक मिसाल यहाँ पे देता हूं। जैसे हिंदुस्तान यानी भारत में कदीम मुआशरे में इंसाफ किसको कहते थे? इंसाफ कदीम जमाने में हमारे भारत में इंसाफ किससे ताल्लुक था? मजहब से। यानी इंसाफ क्या कहता था? इंसाफ का मतलब ये था कि हर इंसान मजहब को फॉलो करे, ठीक है। ये एक नजरिया था भारत का कदीम मुआशरे में। इंसाफ कहते थे कि मजहब को फॉलो करना, ठीक है, जिसने मजहब को फॉलो किया तो वो इंसाफ है। चीन में मशहूर फिलोसोफर रहे हैं कन्फ्यूशियस, उसने क्या कहा है इंसाफ के बारे में? वो कहता है कि इंसाफ का मतलब है कि बादशाह को इंसाफ कायम करने के लिए गलत काम करने वालों को और सजा, अच्छे काम करने वालों को गलत काम करने वालों को सजा और अच्छा काम करने वालों को इनाम। यही उसके हिसाब से इंसाफ था। तो बादशाह को जो लगता था कि ये इसने अच्छा काम किया, उसको वो रिवॉर्ड देता था, इनाम देता था, इनाम से नवाजता था, और जो कोई उसके हिसाब से गलत काम करता था उसको वो सजा देता था। दिस वाज जस्टिस, ठीक है। चीन के इस कन्फ्यूशियस के फिलोसोफर जो है मुफक्किरीन, उनके उसके हिसाब से ये कि बादशाह यानी स्टेट, आज की लैंग्वेज में अगर हम कहें, आज की ज़बान, तो स्टेट का काम क्या है? जो भी क्राइम करेगा, जो भी गलत काम करे, उसको स्टेट जो है सजा देगी, जो अच्छा काम करेगा उसको रिवॉर्ड देगी। और ये कहीं ना कहीं आज मौजूद है। जैसे हम देखते हैं रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी को बहुत सारे लोगों ने जो कुछ अच्छा काम किया है, किसी ने किसी को मदद की या कुछ अच्छा, उसको अच्छे से रिवार्ड भी दिया जाता है। और आम हालात में भी कई चीजें जो है अच्छा काम करते हैं उसको रिवार्ड दिया जाता, उसको अप्रिसिएशन मिलती। और अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई गलत काम होता तो उसको बाज़ाब्ता सियासत या रियासत जो है वो सजा देती है। अफलातून के मुताबिक जो है इंसाफ का मतलब है हर इंसान अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करे। अफलातून जो अलग ही जमाने से ताल्लुक रखते, अलग ही मजहब से ताल्लुक रखते, अलग ही समाज से ताल्लुक रखते थे, जब वो इंसाफ को डिफाइन या इंसाफ को समझाने की कोशिश करता है, वो कहता है इंसाफ का मतलब है कि हर इंसान जो है अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करे और दूसरों के काम में मुदाखलत न करे। जैसे मेरा काम है टीचर, मैं टीचर हूं, ठीक है, मेरे काम में कोई मुदाखलत ना करे, यही इंसाफ है। क्योंकि अफलातून, अगर आपने अफलातून को पढ़ा होगा, प्लेटो को पढ़ा होगा, तो आपने को याद होगा कि उसने जो है सोसाइटी को, इंसान को 3 हिस्सों में तकसीम किया। उसने कहा कि इंसान 3 किस्म के हों। एक इंसान वो है जिसकी जहनी सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। तो अफलातून के मुताबिक वो इंसान जो है किस चीज के लिए सही है, फिट है, वो फिलोसोफर किंग जो उसने टर्म इस्तेमाल किए, वो हुकूमत चलाने के लिए बना है। कुदरत ने उसको इस तो ये इंसाफ का तस्वुर था। मैंने आपको इंसाफ के तस्वुर यानी कंसेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ दिया है कि इंसाफ हम कदीम ज़माने में अलग अलग समाजों में अलग अलग फिलोसफर्स के मुताबिक क्या है, और मौजूदा दौर जिस पे मैंने इस बात पे जोर दिया है कि हर फर्द को उसका जायज़ हक और किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हुई, इसको हम मौजूदा दौर में इंसाफ कहते हैं।
आज जितने भी दुनिया में मुल्क है, जितने भी कानून है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, चाहे आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, अमेरिका की बात कीजिए, उनका मकसद जो है और उनके कानून का मकसद जो यही है कि हर इंसाफ को उसको जायज हक मिले। कोई पहाड़ चढ़ना चाहता है, कोई उसको नहीं रोके। कोई ड्राइव करना चाहता है, कोई उसको ना रोके, वो ड्राइव करता रहे। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, या कोई कोई और प्रोफेशन करना चाहता है, या कोई किसी खास मजहब को फॉलो करना चाहता है, वो करे। ये है इंसाफ का मौजूदा दौर में मकसद, और यही इसी मकसद को लेकर आज के डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कानून भी बनाए जाते हैं, जैसे हमारे भारत। अब मैं दूसरे सेक्शन के तरफ आ रहा हूं, और इस सेक्शन में मैं आपको 3 अहम डेफिनेशंस जो है, तारीफें जो है, उसको शेयर करूंगा आपके साथ, उनको समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इंसाफ के बारे में बहुत सारी डेफिनेशंस है, बहुत सारी तारीफें हैं, मगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 अहम डेफिनेशंस को डिस्कस करूंगा, जिसमें पहली डेफिनेशन है बारकर। बारकर के मुताबिक इंसाफ का ताल्लुक न सिर्फ इंसानों को जोड़ने से है, बल्कि सियासी इक़्तिदार की मसलहत और तरकीब भी है। ठीक है, तो बारकर एक मशहूर पॉलिटिकल फिलोसोफर रहे हैं, जो इंसाफ को क्या कहते हैं, सियासी इक़्तिदार की मसलहत और तरकीब। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे हर इंसान को जो है इंसाफ मिले, मौका मिले, वो अपनी मर्जी से जिंदगी जी सके। दूसरा जो है जॉन रॉल्स, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, मौजूदा दौर के बहुत मशहूर मुफक्किरीन, बहुत अहम मुफक्किरीन, और जिसने जस्टिस को बहुत एक नए जो है नई दिशा की तरफ लिया है। उसके हिसाब इंसाफ इन उसूलों का मजमूआ है जिसमें मुतल्लका उमूर की निशानदेही करने के लिए, निशानदेही के बाद समाजी ताउन के फवायद और बोझ के मना से तकसीम की वजाहत की जाती हो। यानी जॉन रॉल्स, जिसने थ्योरी ऑफ जस्टिस का कंसेप्ट दिया, उसके हिसाब से जो है उमूर का है, मुतल्लका उमूर का जो यही मकसद है कि हर इंसान को जो भी सिस्टम है, चाहे वो सिस्टम के जो भी सोसाइटी में है, वो बाज़ाब्ता सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए। चाहे आप कानून की बात कीजिए, कानून हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए। चाहे आप दूसरी चीज़ों की बात कीजिए, चाहे जो हम समाज में रिसोर्सेज होते हैं, उनको ऐसे तकसीम किए कि हर इंसान को उसका सही फायदा मिले, ना कोई किसी से ज्यादा ले, ना किसी को कम। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिले। और तीसरी अहम डेफिनेशन जो मैंने यहाँ, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो चार्ल्स मरियम के मुताबिक इंसाफ मुफाहमत के निज़ाम और एक तरीके कार पर मुश्तमिल होता है, जिसके जरिए हर एक को वो दिया जाता है जिस पर इत्तिफाक राय होता है। यानी एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम जहां पे हर इंसान को वो मिल सकता है जिस पे सबकी राय हो। ठीक है, कानून बनते हैं, कानून भी तभी बनते हैं जब वो पार्लियामेंट में पास होते हैं। तो उसका मतलब है कि जब वो लोग कौन कानून बनाए थे, जिनको हम चुनते हैं। जब हम इलेक्शन होते हैं तो लोग अपने नुमाइंदों को चुनकर वो पार्लियामेंट में भेजते हैं, और वो पार्लियामेंट में वो फिर वही कानून बनाते हैं जिसपे सबका इत्तेफाक राय हो। तभी आप देखेंगे जैसे इंडियन पार्लियामेंट में, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में हर बिल पे बहस होती है। बिल का बहस करने का मकसद यह है कि सबकी राय ली जाए और सब इस पे मुत्तफिक हो, सबका इत्तेफाक हो इस चीज, और तभी वो पास होती है, तभी वो दुनिया के, हिंदुस्तान के लिए कानून बनता है। तीनों चीज, ये जो तीनों डेफिनेशंस है, चाहे आप बारकर की बात कीजिए, रॉल्स की बात कीजिए, या चार्ल्स मरियम, इस बात पे कुछ डिफरेंसेस भी है, कुछ कॉमनैलिटीज भी है जिन पे तीनों का इत्तेफाक है। वो ये है कि सिस्टम जहां पे सबको इंसाफ मिले, जहां सबको मौका मिले वो अपनी मर्जी से जिंदगी जी, जहां सबको अपनी सलाहियत का भरपूर पूरा फायदा उठाने का मौका मिले, और एक ऐसा सिस्टम जो किसी के साथ नाइंसाफी यानी इम्तियाज ना करे, डिस्क्रिमिनेट ना करे, ना किसी का जिन्स के ऊपर, ना किसी के साथ कलर के ऊपर, स्किन कलर के ऊपर, ना किसी के साथ मजहब के ऊपर। ठीक है, तभी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बार बार मिसाल इसलिए भी देता हूं कि दुनिया की बहुत बड़े खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। किसमें इसमें इस दुनिया की जितनी खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरत चीजें थी वो हमने यहाँ पे अडॉप्ट की, तभी इसकी लेगथी भी बन गई, मगर साथ ही एक दुनिया का वाहिद एक ऐसा डॉक्यूमेंट है
जो बहुत बारीकी से बहुत छोटी छोटी चीजों की तरफ लेता है या बात करता है। और इंसाफ के बारे में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ह तौर पॉलिसी है, तभी रिजर्वेशंस भी है और तभी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम कहते हैं कि हर किसी का हक है कि वो अपने मजहब के साथ अपने मन मर्जी के साथ काम करे। ठीक है, तो ये 3 अहम डेफिनेशंस इन चीजों की तरफ हम लेती है कि सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहां पे सब के साथ इंसाफ हो, जहां सब अपने हिसाब से चले, कोई किसी की जिंदगी में मुदाखलत ना करे, कोई किसी के लिए तरक्की के लिए रुकावट ना बने। तीसरा सेक्शन, जो तीसरा हिस्सा है मेरे इस लेक्चर का, वो है इसमें मैं आपके साथ इंसाफ के अलग इकसाम की बात करूंगा, यानी टाइप्स ऑफ जस्टिस। जब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं 3 अहम बुनियादी जो है इकसाम है इंसाफ के। एक समाजी इंसाफ जिसको इंग्लिश में सोशल जस्टिस बोलते हैं, दूसरा मयेशी इंसाफ, और तीसरा जो है सियासी इंसाफ यानी पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 अहम जो है टाइप्स है किसकी, जस्टिस के। इंसाफ के 3 अहम किस्म जो है वो समाजी, मयेशी और सियासी इंसाफ है। अब मैं एक एक करके इन सबको समझाने की कोशिश करूंगा। नाउ लेट्स कम टू दिस सोशल जस्टिस यानी समाजी इंसाफ। ये समाजी इंसाफ क्या है? समाजी इंसाफ के माने समाजी मसावत के हैं, यानी समाजी इंसाफ के बारे में जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। समाजी इंसाफ का नजरिया तकाजा करता है कि मुआशरती जिंदगी में हर एक की अहमियत को कबूल किया जाए। तो समाजी इंसाफ की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इन सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से जो है अहम है और बराबर है एक दूसरे की। आप पॉलिटिकल लीडर्स की बात कीजिए, आप एक छोटे मोटे दुकानदार या आम इंसान की बात कीजिए, दोनों जो है बराबर है, कानून के सामने बराबर है, जज के सामने बराबर है, और दोनों का पूरा है। अगर कोई छोटा मोटा आदमी अपने कुछ और बिजनेस करना चाहता है, बिल्कुल वो उसका जायज हक है। पॉलिटिकल लीडर पार्टी छोड़ना चाहता है, पॉलिटिकल लीडर आम जिंदगी बसर, उसका भी हक है। तो ये है समाजी इंसाफ का तकाजा कि हर इंसान बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है। न किसी की जिन्स, तबके या मसलक या मजहब या मुकाम के तौर पे तफरीक ना करे, डिस्क्रिमिनेट ना करे। अगर कोई हिंदुस्तान के, देखिए मणिपुर में कोई रहता है, वो भी कानून के, हिंदुस्तान आईन के सामने बराबर है जितना मैं हूं या जितना आप में से बाकी लोग हैं। ये है समाजी इंसाफ। और किसी को आप जो है किसी को आप ये नहीं कह सकते नहीं जी आप तो इस जात से ताल्लुक रखते, नहीं जी आप तो इस रीजन से ताल्लुक, इसलिए कानून के सामने आप कम है। नहीं, समाजी कानून कि हर कोई बराबर है। तभी ऐसे कानून भी है हिंदुस्तान के आईन में जो इस ऐसे चीजों को फॉलो करने वाले या ऐसे चीजों पे अमल करने वाले को सजा दे सकते। अगर किसी ने कहा नहीं जी आप इस जात से हो इसलिए मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा, वो क्राइम है हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक। तो वो समाजी इंसाफ का जो है ताल्लुक इसी बात से कि सब बराबर समाज में जितने लोग हैं वो बराबर है, ना कोई कम है ना कोई अहमियत में ज्यादा है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, चाहे वो किसी भी जिन्स से हो, चाहे वो किसी भी जो है प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो। इसीलिए जब हम वोट डालते हैं, जब हम इलेक्शंस में वोट डालते हैं, तो वोट हर किसी जो भी हिंदुस्तान का बाशिंदा वो वोट डाल सकता है। ठीक है, आप किसी को ये नहीं बोल नहीं जी आप तो बूढ़े हैं, नहीं जी आप तो औरत है, नहीं जी आप तो वो जात से, नहीं, कानून के सामने बराबर। यही समाजी इंसाफ का तकाजा है कि हर कोई बराबर, इसलिए हर कोई वोट डालने का हक रखता है और हर फर्द को तरक्की के तमाम मौके फराहम हो। जब ममलिकत हो, जब स्टेट हो, वो सबको प्रोवाइड करती है ऐसी स्कीम्स, ऐसा सिस्टम कि जहां हर कोई इंसान अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के हिसाब से जिंदगी बसर कर ले। समाजी इंसाफ किसी भी बुनियाद पर होने वाले इस्तेहसाल को कबूल नहीं करता है। मतलब अगर आपने कहा जैसे अनटचेबिलिटी हो या बाकी चीज, जिन्स के हिसाब से, जिन्स के मुताबिक आपने किसी के साथ ना डिस्क्रिमिनेट किया, वो समाजी इंसाफ के खिलाफ है। तो समाजी इंसाफ इसी बात पे जोर देता है कि हर इंसान समाज में बराबर है, हर इंसान एक दूसरे से बराबर है। हाँ ठीक है, कोई डॉक्टर है, कोई आम दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, कोई वीवर है, कोई और कुछ है, उसका मतलब ये नहीं कि वो कानून के सामने कम या ज्यादा है। नहीं, कानून के सामने बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। अलग अलग प्रोफेशंस हैं। समाजी इंसाफ का एक
वसी तस्वर ये भी है जिसमें मायशी और सियासी इंसाफ पे शामिल है। समाजी इंसाफ का मतलब यह है कि किसी मुल्क में रहने वाले अफराद पैदाइश, ज़ात पात, रंग, अकीदा वगैरह की बुनियाद पे पे समाजी इंसाफ नहीं मिल सकते। जहाँ पे पैदाइश, जहाँ पे ज़ात पात, जहाँ पे रंग, जहाँ पे जिन्स की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या इम्तियाज किया जाता है, वहां पे इंसाफ, समाजी इंसाफ नामुमकिन है। ठीक है, समाजी इंसाफ इस मुआशरे में मुमकिन नहीं है जहां लोग में मुआशी या जिन्स के बुनियाद पे इस्तेसाल करते हो। ठीक है, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन अगर हो तो उसमें आप कहते हैं ये समाजी इंसाफ के खिलाफ है। समाजी इंसाफ के दर्ज झेल जो है, जो इसको हासिल करने के लिए, अब आप कहेंगे कि ये इक्वालिटी है, ये कहां से, ये समाजी इंसाफ कैसे हम जो है हासिल कर सकते हैं। कानून के सामने समाजी इंसाफ जब हम इंश्योर करते हैं हर इंसान के लिए, तो उसमें कुछ अहम चीजें जो है फॉलो करनी है। एक, कानून के सामने सब बराबर है, कानून के सामने मसावत। कि जब हम समाजी इंसाफ को इंश्योर करने के लिए जोर देते तो सबसे पहली जरूरत क्या है उसकी, कि कानून के सामने सब बराबर हो। ठीक है, कोई बड़ा आदमी भी हो, अगर उसने जुर्म किया तो कानून के सामने उसको सजा मिल सकती है। कोई छोटा आदमी हो, अगर उसने कानून, या किसी बहुत बड़े आदमी ने, बहुत मालदार इंसान ने किसी छोटे इंसान के साथ कोई गलत किया है, उसका हक छीना, तो कानून ये नहीं कहना जी आप गरीब हो तो आपको, आप पे जो है जुल्म हो सकता है। नहीं, कानून के सामने बराबर, बड़ा आदमी कितना भी हो, मगर आपने अगर कोई गलत किया है, क्राइम किया, तो आप जो है कानून के मुताबिक आपको सजा दी जाती है। या आप पॉलिटिकल लीडर की बात कीजिए, कोई भी हो, कानून के सामने बराबर। ये पहली जो है जरूरत है समाजी इंसाफ को इंश्योर करने के लिए। सब पहली बुनियादी जरूरत क्या है कि कानून के सामने मसावत। दूसरा, खुसूसी हुकूक। खुसूसी हुकूक का मतलब यहाँ पे ये है कि लोग जो है, जो कुछ लोग जो है वो प्रिविलेज्ड होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो प्रिविलेज्ड नहीं होते। जैसे गरीब है या औरतें हैं हिंदुस्तान में, या गरीब तबके से लोग हैं, ये पिछमानदे तबके से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, या खुदा न खास्ता कोई जो गॉड फॉरबिड है, देयर इज कोई फिजिकली चैलेंज्ड हो, उसको आप खुसूसी हक दिया जाए, क्योंकि वो बेचारा तो फिजिकली चैलेंज्ड है। उसके लिए, जैसे मैं उसको ये नहीं कह सकता हूं कि जो है आपका और मेरा मुकाबला एक ही लेवल पे नहीं, क्योंकि वो किसी का फिजिकली चल, मैं उसको ये नहीं कह सकता हम दौड़ेंगे, हम रेस करेंगे, नहीं, ये उसके लिए ये सही नहीं होगा, क्योंकि वो फिजिकली चले, वो सही तरह से कई बार चल नहीं सकता, या कोई फिजिकली चैलेंज ऐसा जो ठीक से देख नहीं पाता। ठीक है, तो आप उसको एक नॉर्मल इंसान के बराबर नहीं, इसलिए खुसूसी हुकूकों की जरूरत है। ये एक अहम चीज है जो समाजी दूसरी जरूरत है जो इंश्योर करती है। इसीलिए हिंदुस्तान में रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन किन लोगों के लिए? शेड्यूल ट्राइब के लिए, लोअर कास्ट के लिए, फिजिकली चैलेंज के लिए, क्योंकि आप उनको नॉर्मल लोगों के साथ उनका मुकाबला नहीं करते, तो इसलिए उनके लिए खुसूसी हुकूक। हालांकि ये एक तरफ देखे जाइए इम्तियाज है, डिस्क्रिमिनेशन, मगर ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए हम डिस्क्रिमिनेट जिनको इन चीजों की खास हुकूकों की जरूरत है। ठीक है, तो खुसूसी हुकूक आप मुझे उम्मीद है समझ पाए होंगे। रिजर्वेशन इसी से वाबस्ता है। तीसरी अहम जरूरत है जमहूरी हुकूमत। डेमोक्रेसी में हर किसी को ये है, हर किसी को बराबर का हक है कि वो सियासत में हिस्सा ले, सियासत का हिस्सा बने। ठीक है, ये तीसरा जरूरत है, डेमोक्रेटिक राइट्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। चौथा जो है मईशी तहफ़्फ़ुज़, यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। स्टेट का मकसद ये भी है कि वो लोगों के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंश्योर करने की कोशिश करें। ठीक है, इसीलिए बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की तरफ से जिनको उन लोगों के लिए है जो बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। वरना स्टेट बोलती मुझे क्या है, आप गरीब है, आप अनएम्प्लॉयड, मुझे नहीं। समाजी इंसाफ को इंश्योर करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स, जैसे मोदी गवर्नमेंट ने आज बहुत सारी ऐसी स्कीमें इंट्रोड्यूस की जो उन लोगों के लिए जो बेकार है, जिनका अनएम्प्लॉयड, तो उनके लिए, उनको आगे ले जाने के लिए मईशी इकोनॉमिक, क्योंकि वो, ताकि वो भी तरक्की करे। ठीक है, और मुआशरे के पसमानदा तबकात, जो मैंने पहले ही बोला, मुआशरे के पसमानदा तबकात के लिए खुसूसी तहफ़्फ़ुज़। ठीक है,
जिसमें जिस्मानी तौर पे या मौजूर अफराद के लिए या खवातीन के लिए खास रिजर्वेशन दी जाती है। इंडियन पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन, हर असेंबली में भी रिजर्वेशन है, फिजिकली चैलेंज्ड के लिए भी रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन। ये सिर्फ इसलिए है कि ये पिछड़े तबके से ताल्लुक रखते हैं, इनको आगे ले जाने के लिए हमें इनको कुछ खास हुकूक देने हैं। तो ये चीजें जो है कानून के सामने मसावत, खुसूसी हुकूक, जमहूरी हुकूक, मायशी तहफ़्फ़ुज़, ये चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं जो क्या हासिल करने में मदद करती हैं, समाजी इंसाफ को, सोशल जस्टिस को हासिल करने में ये बहुत बुनियादी ज़रूरतें हैं। इसके साथ अब हम मायशी इंसाफ की तरफ बात करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी, जो पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको लिबर्टी के बारे में कहा, अब हम किसी को बोलते हैं यो आपके नहीं जी आपको सियासी पॉलिटिकल लिबर्टी, आपके पास सियासी आज़ादी है, यानी आप वोट डाल सकते हैं, आप इलेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। मगर अगर इंसान को खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं है, वो मर रहा है भूख से, तो उसके लिए पॉलिटिकल लिबर्टी उतना मायने नहीं रखता। इसलिए मौजूदा दौर की ये अहम बात है, एक अहम आर्गुमेंट मौजूदा दौर में हमारे सामने आया है कि जिसमें ये कहा जाता है जितनी जरूरी पॉलिटिकल लिबर्टी उतनी ही जरूरी मायशी इंसाफ भी है, इकोनॉमिक जस्टिस भी है। किसी भूखे नंगे इंसान के लिए आज़ादी मायशी इंसाफ के बगैर बेमाने है, यानी आज़ादी लिबर्टी मायशी इंसाफ के बगैर बेमाने। उसको आप बोलेंगे नहीं जी आप प्रोटेस्ट कीजिए, मगर उसके पास शाम के लिए खाने के का कोई साधन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो उस प्रोटेस्ट में क्या है, वो कहे मुझे पहले जिंदा रहना है, फिर मैं बाकी सियासी चीजों के बारे में सोचता हूँ। तो इसलिए जो है मायशी इंसाफ आज के दौर में अहम माना जाता है, और ये कहा जाता है कि जब तक सियासी आज़ादी नहीं हो, मायशी इंसाफ नहीं हो, तब तक आप पॉलिटिकल लिबर्टी का उतना फायदा नहीं उठा सकते, तब तक लोगों के लिए पॉलिटिकल लिबर्टी बेमाने है। मायशी इंसाफ का मतलब है इक़्तिदार किसी भी बुनियादी इंसान के माउन अदम तफरीक के या हर काम की मुनासिब अदायगी, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि इंसाफ जिसने जितना काम किया उसका मुआवजा देना है। जैसे मैंने पहले ही कहा था आज के लेक्चर में कि अगर किसी ने आपके सामने जो है आपके साथ काम किया, उसको उसका मुआवजा देना है। आप कई बार किसी कारीगर को बुलाते हैं, पेंटर को बुलाते हैं, उसको वो आपके घर का पेंट करता है, उसका मुआवजा देना जरूरी है, जायज मुआवजा। इसीलिए मिनिमम वेजेस जो है हिंदुस्तान के कानून की तरफ से जो है अहम है कि मिनिमम कम से कम आप उसको, यही नहीं आप उसकी मजबूरी का गलत फायदा, कोई बेकार बैठा और आप उसको कह रहे हैं आप मेरे घर में काम कीजिए, और आप उसको बोलेंगे आप मेरी मर्जी से मैं आपको पैसे दूंगा काम के, नहीं, क्योंकि इसका वो मजबूर है, वो अनएम्प्लॉयड है, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसका इस्तेसाल करें, आप उसको एक्सप्लॉइटेशन नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता इसी चीज को रोकने के लिए बाज़ाब्ता मिनिमम वेजेस है कि हर काम का मुनासिब हक, ठीक है। ये भी मायशी इंसाफ का एक हिस्सा है। खास तौर पर कौमी मईशत की हालत को इस अंदाज में तब्दील किया जाए जो है ज्यादा से ज्यादा फायदे हासिल हो, और इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम का, चाहे गवर्नमेंट हो, कानून हो, उसका मकसद ये है कि हर इंसान को आगे ले जाने के लिए वो जो है बना हो। कानून जितने भी है वो इसलिए बने हैं कि इंसान को हर आगे ले जाए, ना कि पीछे ले जाए, ठीक है। तो ये है मायशी इंसाफ, जिसमें हम ये कहते हैं कि मायशी इंसाफ का मतलब कि हर इंसान के लिए जायज मुआवजा, कानून ऐसे बने कि वो लोगों के फायदे के लिए बने, लोगों को आगे ले जाने के लिए, लोगों की तरक्की मुमकिन करे, ठीक है, और आप किसी का गलत मजबूरी का गलत फायदा ना उठा सके। अब मैं तीसरी चीज जो है सियासी इंसाफ की बात करूंगा। सियासी इंसाफ का तस्वर अपनी सियासी जिंदगी में लोगों को आजादाना और मुनसिफाना शिरकत का मुतालबा करते हैं। जब हम पॉलिटिकल जस्टिस यानी सियासी इंसाफ के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हर इंसान को जो है अपने ख्यालात का आजादाना जो है और अपने ख्यालात को जाहिर करने के लिए बिल्कुल आजादी है। मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगा, कोई कानून मुझे नहीं रोक सकता, कोई समाज की कोई इंस्टीट्यूशन मुझे नहीं रोक सकता, कोई बंदा मुझे नहीं, क्योंकि या मैं अपने ख्यालात का मुजाहिरा करूं, वो भी मेरा हक है, वही पॉलिटिकल जस्टिस। इसीलिए आप देखते हैं कई बार लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कई बार लोग लिखते हैं अखबार में, तो वो अपने ख्यालात का मुजाहिरा करते हैं, क्योंकि उनका ये हक है। हो सकता है वो कभी गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो, क्रिटिकल भी हो गवर्नमेंट को, मगर उसका हक है।
जब तक आप जायज सही बात करते, जब तक आप का कोई गलत बात जिससे कोई कम्युनल वायलेंस ना हो, तब तक आप अपने सियासी ख्यालात, मजहबी ख्यालात का तस्वुर मुजाहरा कर सकते हैं। ममलकत को ठीक है, तो पॉलिटिकल जस्टिस यानी सियासी मकसद इंसाफ यही है कि हर इंसान अपने हिसाब से जो है सियासी ख्यालात जो है या सियासत का हिस्सा बने, वो उसके लिए आज़ादी हो। इस सिलसिले में एक अहम चीज जो है सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस, इन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस यहाँ देता हूँ। उस सिलसिले अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का मानना है, जब वो सियासी इंसाफ को एक्सप्लेन करने की, वो कहते हैं कि नजरियात का हवाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कानूनी अतराफ के जरिए लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और तक़द्दुस के इनफरादी अफ़कार, जज्बात और एहसासात पर जोर वकालत की थी। ठीक है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सियासी इंसाफ हम उस चीज को जहां पे लोग अपने हिसाब से उनके ख्यालात की तहफ़्फ़ुज़ हो, स्टेट ऐसा हो, कानून ऐसा है जो लोग अपने सियासी ख्यालात को जाहिर कर सकते, अपनी इंडिपेंडेंस को प्रैक्टिस कर सकते, अपने जज्बात का मुजाहिरा कर सकते, अपने एहसासात का मुजाहिरा कर सकते। तो सियासी इंसाफ का मतलब ऐसा है, ऐसा सिस्टम जहां लोग अपनी मर्जी से अपने ख्यालात का मुजाहिरा करें, चाहे वो सियासी मुजाहिरा हो, चाहे वो मजहबी ख्यालात हो, चाहे वो किसी समाजी चीज को लेकर ख्यालात मुजाहिरा करें, सबको अपना ये हक है। तो उसको हम पॉलिटिकल जस्टिस या सियासी इंसाफ कह सकते हैं। और ये तीसरा अहम हिस्सा है जस्टिस का। तो 3 अहम हिस्से हैं जस्टिस के। एक समाजी इंसाफ, जिसमें समाज में सब बराबर है। दूसरा मईशी इंसाफ, कि ऐसा सिस्टम जहां पे सब इक्तिसादी हालत की सिक्योरिटी हो। तीसरी सियासी हालत, सब अपने ख्यालात को लेकर, चाहे समाज को लेकर, सियासत को लेकर उनको आज़ादी हो, वो उनका मुजाहिरा कर सके, कोई प्रोटेस्ट के जरिए, कोई अपनी तहरीर के जरिए, और कोई किसी और चीज के जरिए। ठीक है, ये 3 अहम हिस्से हैं जस्टिस के। अब हम थियरीज की तरफ जाते हैं। थियरीज, इंसाफ के नजरियात। 3 अहम थियरीज हैं। एक फितरी नजरिया इंसाफ यानी नेचुरल थियरी ऑफ जस्टिस, दूसरा कानूनी नजरिया इंसाफ, और तीसरा मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ जस्टिस, मार्क्स नजरिया इंसाफ। ये 3 अहम थियरीज है जस्टिस की। ठीक है, पहली नेचुरल थियरी या फितरी नजरिया इंसाफ, ये है क्या? जब हम नेचुरल थियरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि जो भी इंसाफ का फितरी नजरिया जो है, इंसाफ को जो कुदरत का कानून है उसके मुताबिक चले। साहब की शहरी कानून जो है, या कानून जो है दुनियाई कानून, वो कौमी कानून जो है वो फितरत के कानून के मुताबिक होना चाहिए। जब हम कानून बनाते हैं तो वो कानून, ये थ्योरी इस बात पे जोर है, वो कानून कुदरती कानून के साथ हो, वो कुदरती कानून को सपोर्ट करे, ना कि उसके बरक्स हो। मैं एक छोटी सी मिसाल दे सकता हूं आपको। एक जमाना था, बल्कि यूरोप में एक वक्त ऐसा था जब वहां कहते थे कि लोग जो है, लोगों को यह कहा जाता था कि जो औरत है वो वोट डालने का हक नहीं है। जो आज अपने आप को एडवांस कंट्रीज समझते हैं, वहां पे ये चीजें थी। वहां पे औरतों को वोट डालने का हक नहीं था, बल्कि मिड 20th सेंचुरी तक, जो 20वीं सदी के दूसरे हिस्से तक, वहां कई सारे यूरोपियन कंट्रीज ऐसे जहां पे औरत को कानून का हक नहीं था। बल्कि जो अहम ग्रीक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, जिसमें अफलातून वगैरह, ये अरस्तु वगैरह है, वो भी औरत को कानून वोट डालने का हक या सियासत में हिस्सा लेने का हक नहीं देते थे। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। वो इस बात पे ये बात कहते थे कि औरत का दिमाग कमजोर है, इसलिए वो सियासत का हिस्सा नहीं बन सकते, वो डिसीजन मेकिंग बॉडी का हिस्सा नहीं बन सकते। मगर ये तो कानून कुदरती कानून के खिलाफ था, क्योंकि आज आप देख रहे हैं औरतें वो सभी काम करते हैं। वो जहाज भी चलाते हैं, वो डॉक्टर भी है, वो साइंटिस्ट भी है, वो सोशल साइंटिस्ट भी है, वो दुनिया का वो कोई भी काम कर सकती है जो मर्द करता था। अब ये बात कानून के खिलाफ थी कि औरत को डिस्क्रिमिनेट किया जाए। अब ये कुदरती कानून के खिलाफ थी कि उसको ये कहा जाता था कि आप डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं बन सकते। हमारे अब देखिए हिंदुस्तान में भी प्रेसिडेंट जो थी औरत थी, प्राइम मिनिस्टर एक वक्त औरत थी। तो उन्होंने मतलब इन चीजों से ये साबित हो गया कि औरत और मर्द के दरमियान जब हम जहनी सलाहियत की बात करते, कोई फर्क नहीं, कुदरत ने कोई फर्क नहीं किया। और इसी तरह से दूसरी मिसाल दे सकते हैं, कोई भी किसी जात से या मजहब से ताल्लुक रखता हो, पहले इस जात को लेकर कई ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है, कई ज्यादा ऐसा वक्त भी था जहां
इक्तिसादी हालत को देखकर भी डिस्क्रिमिनेशन किया। ये कहा जाता है ये गरीब है, इसको हक नहीं है, इसकी सलाहियत नहीं। मगर अब ये जाहिर हो गया, ये वाज़ह हो गया कि कुदरत ने, कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई मर्द हो, कोई औरत हो, कोई किसी और मजहब से ताल्लुक रखता हो, कोई किसी रीजन का हो, उसने इंसान की जहनियत को जो है फर्क नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए कानून का ऐसा होना जरूरी है कि वो इस डिस्क्रिमिनेशन, दुनियाई जो है डिस्क्रिमिनेशन, वो खत्म करे। तो इसीलिए फितरी नजरिए का जोर इस बात पे कि जो आप दुनिया में कानून करें, ये देखना जरूरी है कि वो कुदरती कानून के मुनासबत हो, सपोर्ट करते हैं, कोलैबोरेट करता है, ना कि इसके बरक्स। अगर आप कोई जो कानून थे जो डिस्क्रिमिनेट करते मर्द और औरत को, वो गलत थे। आप कुदरत ने ये कभी ऐसा किया ही नहीं। ये तो ये इसीलिए नेशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस इस बात पर जोर देता है कि कानून होना चाहिए जो कुदरती कानून को जो है सपोर्ट करे, कोलैबोरेट करे, ना कि इसके बरक्स। दूसरा है लीगल थ्योरी ऑफ जस्टिस, कानूनी नजरिया इंसाफ। कानूनी नजरिया इंसाफ के मुताबिक इंसाफ मस्बत कानून में मुनस्सर है। इस लिहाज से इंसाफ का तस्वुर कानून की दुनिया की बिल्कुल करीब आता है। जॉन रॉल्स का असरार है कि कानून एक तरफ से इंसाफ के लिए आला कार के तौर पे काम करेगा और दूसरी तरफ जुल्म व फसाद को दबाने का। अब ये लीगल थ्योरी ऑफ जस्टिस किस बात पे जोर, ये इस बात पे जोर देती है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां पे हर किसी के लिए मौका फराहम हो, और अगर कोई गलत करता हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो सही काम उसको आगे बढ़ने का और ज्यादा मौका मिलना चाहिए। जॉन रॉल्स का जो कहना है, ये एक तरफ इंसाफ जो है का मकसद ये है कि वो जुल्म और गलत चीजों को खत्म करे, और दूसरी तरफ वो लोगों को आगे बढ़ाने का मौका दे। तो वो है लीगल थ्योरी ऑफ जस्टिस, कि ऐसा सिस्टम जहां पे गलत को खत्म करने की सलाहियत हो कानून के पास, और दूसरा जो अच्छा हो वो आगे ले जाए, उसको और ज्यादा प्रमोट करे। सो इस लिहाज से इंसाफ कानून का फौरी मकसद जो बनता है, इंसाफ के बगैर कानून जुल्म का एक जरिया बन जाए। तो इंसाफ या लीगल थ्योरी ऑफ जस्टिस किस बात पे जोर देता है कि इंसाफ जो है उसका मकसद ये है कि वो इंश्योर करे सब लोगों को हुकूक मिले। ठीक है, लोगों को जायज हुकूक है वो उनको मिले। तो जायज हुकूक जब मिले तो वो लीगल थ्योरी ऑफ जस्टिस का मकसद है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कानून जो गलत को सजा दे और सही चीज को आगे ले जाए, और गलत चीज को दबाए, जुल्म को खत्म करे, और जो लोगों का जायज हक है उसको वो इंश्योर करे। ये लीगल थ्योरी ऑफ जस्टिस इस बात पे जोर देती है। तीसरी अहम थ्योरी है जिसके साथ मैं ये लेक्चर कंक्लूड करूंगा, वो है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस नजरिए के मुताबिक असल में ये मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है कार्ल मार्क्स के साथ जुड़ी है। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि स्टेट जो है ये एक ऐसा आला है, एक ऐसा हथियार है जो अमीर लोग गरीब लोगों को जो है दबाने के लिए, उनका इस्तेसाल यानी एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए बना है। तो इसलिए इस मार्क्सिस्ट थ्योरी का नजरिया है कि सरमायादारी को खत्म करना है। ठीक है, तो उनके हिसाब से, मार्क्सिस्ट के हिसाब से इंसाफ क्या है? सरमायादारी, जो डिवीजन है सोसाइटी में, जो मार्क्सिस्ट कहता है कि दो क्लासेस है सोसाइटी में, एक बुर्जुआजी अमीर और दूसरा प्रोलेटरिएट गरीब लोग। जब वो लीगल थ्योरी मार्क्स कहता है कि जब ये डिवीजन खत्म हो जाए उसको हम बोलेंगे, उसको हम सही इंसाफ बोलेंगे। तो स्टेट होना, स्टेट के कानून होना मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस के मुताबिक सही नहीं है, बल्कि डिवीजन जो है सोसाइटी में, जिसमें वो सरमायादाराना सिस्टम पे वो कहता है, वो उसको खत्म करने के लिए वो है लीगल थ्योरी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस। वो किस बात पे जोर देता है कि जो डिवीजन है सोसाइटी में अमीर और गरीबों के दरमियान, वो डिवीजन जब खत्म हो, वो उसको हम मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस कहते हैं, या मार्क्सिस्ट नजरिया ऑफ इंसाफ कहते हैं, मार्क्सिस्ट नजरिया इंसाफ का जो है कहते हैं। तो ये अहम थ्योरी, 3 थ्योरीज है जो जस्टिस के साथ जुड़ी है। तो इसके साथ मैं आज का जो लेक्चर जो है खत्म करूंगा। 2-3 चीजें मैंने आपको के साथ जो मैं रिवाइज करूंगा 1-2 मिनट्स में। एक, पहले इंसाफ किसको हम बोलेंगे, मौजूदा दौर, कदीम जमाने में इंसाफ किसको बोलते थे, मौजूदा दौर में। दूसरा,
जो है इंसाफ के अलग अकसाम, जिसमें हम समाजी इंसाफ की बात करते हैं, लीगल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है। और तीसरा सेक्शन मैंने डेफिनेशंस का बोला, और चौथा सेक्शन मैंने आपको थेरीज के साथ। ये 4 सेक्शंस आप जब आप इंसाफ की बात करें, इन 4 चीजों को आप नजर में रखिए। हालांकि आज वो बहुत चीजें देखते जो इंसाफ को और के बारे में और लिखते हैं, मगर बुनियादी चीज पे हम जब इंसाफ को समझने या समझाने की कोशिश करें, तब इन 4 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इसका कंसेप्ट, डेफिनेशंस, अहम डेफिनेशंस, इसके टाइप्स, और फिर थेरीज ऑफ जस्टिस। ये 4 चीजें, फिर आप और ज्यादा थेरीज और ज्यादा इसको जोड़ सकते हैं। इसके साथ मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं, और मुझे उम्मीद है आपने इस पूरे लेक्चर का अच्छा फायदा उठाया। थैंक यू।